अगला बताएं। अरे वांगमय, वांगमय। अगला ज्योत्सना, आधा का। वांगमय को अपन क्या लिख सकते हैं? आप तो ये लिखो ना, पता चले कि नया सीखने चक्कर में पुराना भूल जाए। वांगमय के बाद ज्योत्सना, ज्योत्सना आधा ता और आधा ही सा बनेगा। ज्योत्सना, डिस्प्ले पे करो सर। ज्योत्सना आधा ता और आधा सा। अगला बताएं। उज्ज्वल, आपका भविष्य है ही ऐसा, क्या किया। अगला एक ही बात है, चाहे जैसे लिख लो, कोई अंतर नहीं। अपन गलत बोलते हैं, द्वारका होता, द्वारिका नहीं होगा। हाँ, अपन क्या है कि हम लोग बचपन से सुनते ही आ रहे हैं द्वारिका, लेकिन है द्वारका। हाँ, किताबों में आप देखेंगे रिकाई का प्रयोग किया गया, गलत है। यही तो अंतर सीखना है। देखो, कालिदास में हम ला के साथ छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, सामान्यतः जो गलती होती है आप लोगों से नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है। अहिल्या में भी हा के साथ छोटी की मात्रा का प्रयोग कतई नहीं करेंगे। कुमुदनी में क्या है, हम यहाँ पे छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, सामान्यतः कुमुदनी लिख देते हैं बिना ई की मात्रा के साथ में। उपरयुक्त को हम लोग सामान्य या आम बोलचाल में उपरोक्त पढ़ते हैं, जो कि क्या है, गलत होता है उपरोक्त। उपरयुक्त माने ऊपर जो लिखा है उसके बारे में आपको बताना है। हिरण्यकशिपु में क्या कश्यप जैसा भाव लगता है, तो हम लोग ऐसा लगता है शायद ये महाराज हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, ये चीज गलत हो जाएगी। भुक्कड़ में जो भूखा है उसी का क्या भाव है। बांगमय, बांगमय आपको बताएंगे संधि विच्छेद हो जाता है, इसका वाक प्लस मय व्यंजन संधि है, आगे चल के संधि पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ज्योत्सना आधा ता और आधा सा, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि आधा ता आधा सा दोनों आधे आधे। उज्ज्वल आप जानते हैं दोनों जा आधे बनेंगे। अगला बचा अपना द्वार का, या तो आप इसको वाक्य को संयुक्त करके लिख सकते हो दा के साथ में, नहीं तो हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, एक ही बात है, यहाँ पे बस तोड़ के लिख दिया है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, चलेगा, आगे की बात देखें। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। कल हम लोग जरा कहाँ पढ़ रहे थे बताइए। कोमल मुलायम, हाँ कोमल मुलायम, हाँ कहाँ पहुंच गए थे? पहली क्लास है। अपन कहाँ पहुंच गए थे? संयुक्त व्यंजन पढ़ रहे थे। अब क्या कीजिए, दुविधा में फंसा लिए। छह लोग तो होशियार कर दिए मैंने 2-3 दिन में। चलो फिर शुरू से पढ़ लेते हैं, और क्या है। आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं तो MPPSC तरह आयोग में लगा दो, हमें भी आपत्ति है। तो चलो आज अपन पढ़ लेते हैं, और क्या पढ़ लेते हैं, जहाँ चल रहे थे वहीं से पढ़ लेते हैं। लगेगा तो फिर कल से आपके लिए कुछ ना कुछ विकल्प ढूंढा जाएगा, और अपन उसी पे फिर कार्रवाई करेंगे। अरे वो गारंटी मेरी है, जहाँ से आप आए हो, जहाँ बैठे हो, वहाँ से समझाने की गारंटी मेरी है, और नहीं समझ में आए तो फीस वापस। नहीं मतलब हिंदी वाली दिन कुछ नहीं है, हो सकता है एक आधे दिन का निकला हो। नहीं वोट अपन कौन सा, वैसे चुनाव से भारी दूर रहता हूँ, लोग कह रहे चुनाव में खड़े हो जाओ, सपोर्ट करेंगे, अपन को चाहिए नहीं। अरे साहब तुम अब भाई दुविधा में फंसा लिए। चलो ठीक है, शुरू से पढ़ लेते हैं, सुनो जरा। हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे।
अब जब शुरू करेंगे तो फिर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाएगा जैसे कि अब उसकी क्या क्लासेस वैसे डली थी। अब हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, वैसे मेरे हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन चीज़ें एक जैसी होती हैं, कोई अंतर नहीं है, लेकिन चलो अब शुरुआत कर लेते हैं। हाँ इतना होता तो घर पे बैठ के नहीं पढ़ रहे होते, काहे को यहाँ तक आते। सुनिएगा साहब, वर्णमाला कोई समस्या नहीं, हम एक दो दिन और सोचेंगे कि साहब आनंद ले रहे थे, है ना। वर्णमाला है भी ऐसा ही विषय, ऐसा टॉपिक है कि वैसे समझने के लिए बात की जाए तो इस पे हम 1 महीने की क्लास चला लें वर्णमाला पे तो भी कम है, और इसको हम 3 दिन में पढ़ लें तो भी है, क्योंकि अपने सिलेबस में है नहीं। लेकिन बस ये कि हिंदी का एक बेस बनाना है, एक मेन कंसेप्ट समझना है, तो उसके लिए पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, क्योंकि संधि समास इनके बिना नहीं हो सकते। और अपने एग्जाम में सबसे बड़े देखिए मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है संधि समास, एक एक बार नहीं 2-2 बार लिख दिए। सामान्य व्याकरण वो बार बार अपने आगे पीछे घूमेगी चीजें, है ना, चलेगा। हाँ तो शुरू करते हैं। देखो पहले तो आप हमें बताएं कि वर्ण क्या होता है, फिर बताएंगे आप हमें कि ध्वनि क्या होती है, फिर आप हमें बताएंगे कि अक्षर क्या होता है, फिर आप हमें बताएंगे कि वर्णमाला क्या होती है, फिर आप हमें बताएंगे, क्या बताओगे, फिर आप हमें बताएंगे कि शब्द क्या होता है। ठीक है, इन सबसे पहले एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं कि हमारा हिंदी व्याकरण का जो भाग या जो पोर्शन है, इसके बारे में हमें जो 3 चीजें मुख्यतः पढ़नी होती हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण विचार, और फिर पढ़ते हैं हम लोग शब्द विचार, फिर पढ़ते हैं शब्द विचार, और फिर पढ़ते हैं वाक्य विचार। इन्हीं 3 पॉइंट के आसपास कहें कि हमारा पूरा व्याकरण घूमेगा, या हमें ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। सामान्य स्थिति में देखें कि वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, उसके पहले एक और शब्द लिखा है व्याकरण। तो व्याकरण पता तो होना चाहिए। मास्टर साहब ने शुरू तो कर दिया, पहले ये तो बताओ ये है क्या चीज। ये तो वैसे आप भी जानते हैं व्याकरण क्या होता है, बताना जरा। हाँ वो नहीं बोलेंगे जो इंग्लिश मीडियम में हैं। क्या साहित्य में, चलो ठीक है। अच्छी बात और एक आपके लिए बता दें कि आप जो भी बातें बताओगे उसमें 1% गलत नहीं होंगी। मैं क्या कह रहा हूं, गलत तो नहीं होंगे तो सही भी नहीं हो सकते। ये तो मैंने नहीं कहा कि सही होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं गलत नहीं हो सकते। आप लोग, आपके सामने जो भी प्रश्न दे दिया जाए, अभी हिंदी से लेकर के बाद बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये पता है कि आप उसमें गलत नहीं लिखेंगे, लेकिन सटीक लिखा है या जो मूल भाव है उसका आंसर वहां तक पहुंच पा रहे हैं वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपकी बात गलत नहीं सिद्ध कर सकता। जैसे आपने कहा कि ये एक नियम है, मतलब इसके अंतर्गत नियम के बारे में बताया गया, सही बात है। व्याकरण में क्या है, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, ये सब व्याकरण है। व्याकरण अपने आप में एक रूल बुक ही मान लो, जैसा आप बता रहे हैं, एक नियमावली मान लो। काय की नियमावली है, तो आप बताएंगे जहां शुद्ध वर्णों को लिखना, शुद्ध वर्णों का उच्चारण, शुद्ध शब्दों को पढ़ना और शुद्ध शब्दों का उच्चारण, ये सारी चीजें जहां हम सीखते हैं वह विषय क्या कहलाता है, व्याकरण। यानी कि शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना, ये किसके अंतर्गत आता है, व्याकरण के अंतर्गत आता है। क्लियर बात है। तो हम जो भी चीजें पढ़ेंगे, अभी हम वर्तनी के लगभग 10 शब्द लिखे थे, ये 10 शब्द किसके हिसाब से थे, व्याकरण के हिसाब से। हमारे आम बोलचाल के हिसाब से क्या गलत थे, नहीं थे, क्योंकि हम तो बचपन से वो सारी चीजें हमें पढ़ाते आए और हम पढ़ते आए, फिर कैसे गलत है। लेकिन गलत होने का जो आधार है वो क्या है, व्याकरण के हिसाब से ठीक नहीं थे। क्यों, क्योंकि व्याकरण के कुछ अपने नियम होते हैं, तो इनके नियम के हिसाब से ठीक नहीं थे। ये कहता है कि हर चीज नियम के हिसाब से चलेगी, आपको उच्चारण भी करना है, आपको कुछ बोलना भी है, उसके पीछे भी नियम काम करेगा, आपको कुछ लिखना है, लिखने के पीछे भी नियम काम करेगा। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि लिखते तो चले गए ऐसे करके, अब इसके ऊपर क्या नहीं कर रहे, एक रेखा या लाइन नहीं खींच रहे, तो ये भी गड़बड़ वाली बात है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अपने व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि सारी चीजें नियम को फॉलो करके ही करना पड़ता है, चाहे पढ़ना हो, चाहे लिखना हो, चाहे बोलना हो। दूसरी बात समझिएगा कि आपसे अपने
सामान्य ज्ञान की बात बता रहे हैं कि व्याकरण के संदर्भ में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने या विद्वान ने चर्चा की थी उनका नाम है पाणिनि। आचार्य पाणिनि जी ने चर्चा की, इनकी रचना का नाम है अष्टाध्यायी। हम सब जानते हैं संस्कृत का पहला ग्रंथ जो व्याकरण के संदर्भ में लिखा गया उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। ये हमें एक प्रेरणा देगा आपके सभी भाषाओं के व्याकरण बनाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने, अच्छा एक शब्द और समझ लो, अनेक शब्दों के एक शब्द में आप लोग पढ़ोगे व्याकरण का अध्ययन करने वाला क्या, या उसे क्या कहा जाता है, या उसे किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे उसे वैयाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो व्याकरण का अध्ययन करेगा वो क्या कहलाता है? तो आंसर कर देंगे वैयाकरण कहलाता है। ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द में आपको जब आप पढ़ोगे मिलेगा। हम लोग बात कर रहे हैं वर्ण विचार और शब्द, ये पूरा व्याकरण का एक भाग है। अभी हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल अपन अभी जो मैंने ये नाम लिखे थे इनको समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोग वर्ण से परिचित नहीं हैं, हम वर्ण को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वर्ण से पहले हम लोग समझेंगे किसके बारे में? ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या है? ध्वनि कोई भी आवाज। हाँ, अब सुनो जरा कि अब बस इनको अपन क्या फटाफट सुन लेते हैं, नाम शायद कभी अपने काम में आ जाए। ध्वनि क्या है कि जब हम किसी भी तरह से कुछ बोल रहे हो या उच्चारण कर रहे हो तो हमारे फेफड़ों से आने वाली श्वास वायु, उस श्वास वायु से जो भी कंपन उत्पन्न होता है या उसी कंपन को क्या कह सकते हैं? ध्वनि कह सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं तो कहीं ना कहीं फेफड़ों से श्वास वायु बाहर निकलती है, तो उसी श्वास वायु के कारण जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, इसी श्वास वायु के कारण जो विक्षोभ उत्पन्न होता है या कंपन कह सकते हैं, ये विक्षोभ या कंपन ही क्या कहलाता है? तो अपना आंसर हो जाएगा ये ध्वनि कहलाता है। सीधी सीधी बात है। ध्वनि मतलब क्या है? जब ध्वनि उत्पन्न होती वहां से तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो ये विक्षोभ भी क्या है? ये कंपन क्या है? ये जो फेफड़ों से स्वर तंत्रियां जो हमारी हैं, यानी कि जिनके माध्यम से हम बोल सकते हैं, तो उनमें क्या होता है? विक्षोभ उत्पन्न होता है, और यही विक्षोभ क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। यदि आपने, हम लोग विश्व में सबसे पहले जब मानव सभ्यता का उदय हो चुका था, आदमी लगभग कई सारी चीजें सीख चुका था, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, तब भी वो क्या कर सकता था? बोल सकता था। और अपने भाव विचार व्यक्त करने के लिए उसने एक माध्यम, एक मीडिएटर बना लिया भाषा में, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा काफी पुरानी या प्राचीन है, किसके तुलना में? लिखित भाषा के तुलना में। क्योंकि लिखित के लिए हमें क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए। माना कि आप लोग पढ़े लिखे हैं और पता चला कि साहब मैं कतई पढ़ा लिखा नहीं हूं, और आपने अपनी बात लिख करके मुझको दी, तो मुझे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप जैसे किसी विद्वान व्यक्ति से पढ़ के सुननी पड़ेगी। और ऐसा पहले के जमाने में खूब होता था। आज से आप बात करें 30 साल 40 साल 50 साल पहले, कि पता चला कि किसी की पत्नी पढ़ी लिखी है, जॉब लग गई सरकारी, और पति बेचारा गांव में रह रहा है, और पत्नी ने पत्र लिखा किसके लिए? पति के लिए। अब बेचारा पति तो आपको पता ही है कैसा था, कम पढ़ा लिखा, तो कतई पढ़ा लिखा नहीं। डांके से कह रहे पढ़ दे भाई, डांके कह रहे अरे मैं कैसे पढ़ दूं, तुम्हारी पत्नी का पत्र है। अरे पढ़ दे, नहीं तो रखा ही रहेगा, क्योंकि खुद पढ़ा लिखा नहीं। तो भाई लिखित विचार को पढ़ने के लिए या लिखित जानकारी को पढ़ने के लिए व्यक्ति का साक्षर होना बेहद जरूरी है। यदि व्यक्ति साक्षर नहीं है तो नहीं पढ़ सकता। और अपन याद रखेंगे मौखिक भाषा में कोई समस्या ही नहीं है। हम देखते हैं कि जैसे एक टर्म आता है भाषा में, तो खैर उसका प्रयोग अपन करते हैं, लेकिन भाषा को पढ़ेंगे नहीं। जैसे बात करते हैं बोली के बारे में। बोली अपने भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे लघुत्तम इकाई कहते हैं बोली को। तो आप समझना, इसका प्रयोग ज्यादातर वे लोग भी कर सकते हैं कि जो निरक्षर हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं। क्योंकि हम देखते हैं किसी क्षेत्रीय स्तर पे सबसे ज्यादा प्रभाव हमको बोली का देखने को मिलता है, और इसमें ऐसे से ऐसे शब्द होते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे उसका अर्थ नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि ये सीमित दायरे में बोले जाने वाले शब्द हैं। उनको हम देशज कह सकते हैं, आंचलिक शब्द कह सकते हैं, भदेश कह सकते हैं, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब अपन कहें कि हम तो इतने पढ़े लिखे हैं कि साहब तब भी तुम्हारे अर्थ नहीं समझ सकते, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। ये उनके क्षेत्र विशेष में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द हैं, ठीक है, इसलिए उनका हमें अर्थ नहीं पता। तो यही बता रहे हैं कि ध्वनि क्या है। ध्वनि आप बताएंगे, एक तो आप सामान्य सी बात याद रखेंगे कि बोलते समय जो श्वास वायु का विक्षोभ या कंपन है वो क्या कहलाता है? ध्वनि। दूसरी बात याद रखेंगे कि ध्वनि मौखिक रूप में हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं, यानी कि मौखिक भाषा की
मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कभी पूछता है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो क्या बन जाती है, तो अपना आंसर हो जाएगा ध्वनि बन जाती है। क्या बन जाती है? ध्वनि बन जाती है। आपसे कभी बेसिक एग्जाम में शायद ना पूछे, लेकिन अपने सहयोगी मित्र पूछ सकते हैं कि हिंदी पढ़ना शुरू कर दी कि हाँ कर दी, तो बताइएगा कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो अपना आंसर क्या बन जाता है? ध्वनि बन जाता है। अब जरा समझना, यहीं से एक और चीज समझते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, ऐसा सवाल आया। तो अब जरा समझना, जैसे माना कि अभी हम लोग वर्तनी की बात कर रहे थे और वर्तनी में अपन ने बोला राम, मान लो थोड़ी देर के लिए अपन ने जैसे ही राम बोला, तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे? यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि राम जो है, राम मैंने बोला और आपने सुना। मैंने बोला, आपने सुना, आपने क्या किया? मैं बोलूंगा तो क्या उत्पन्न होगा, बताना जरा? ध्वनि। और इसी ध्वनि को सुन करके ही तो हम लिखेंगे, इसी ध्वनि को ही तो सुन करके लिखेंगे। तो ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब कैसे लिखेंगे ये भी समझ लो। आपको राम लिखना है तो पहले रा लिखा जाएगा कि नहीं, और फिर क्या ऐसे करके बड़ा आ और ये फिर मां, धीरे धीरे करके आपने सबको जोड़ दिया, एक पूरा शब्द बन गया। तो अब याद रखेंगे ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, तो अपना आंसर हो जाएगा वर्ण कहलाता। तो दो बातें यहां पे लिखी हुई थी, ध्वनि क्या है, तो आप बताएंगे कि जब कोई व्यक्ति बोलता है तो कंपन या विक्षोभ को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। या श्वास वायु से जो कंपन या विक्षोभ उत्पन्न होता है वो ध्वनि कहलाता है। फिर बात आती है वर्ण क्या है, तो वर्ण बताएंगे ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। अब देखो क्या क्या सवाल बेसिक छोटे छोटे बन सकते हैं, तो आप याद रखेंगे, जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहां पे आप बोली मत समझना, यहां पे हम वर्ण ही बताएंगे, ठीक है, वर्ण। और फिर पूछेगा लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या बनेगी? वर्ण बनेगी। अब पूछेगा मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, अब क्या आंसर कर दोगे? अब आंसर हो जाएगा ध्वनि। अब पहले एक बात बताओ, ये तीनों पॉइंट समझ में आए या नहीं आए? नहीं आए? कौन से में? लिखित भाषा की। क्यों भैया? ये तो ये बताया था ना, जैसे आप ध्वनि को सुन करके क्या करेंगे? लिखेंगे। अक्षर नहीं होगी, अक्षर सामान्यतः सिर्फ हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, लिखने में वर्ण का प्रयोग किया जाता है। अब जरा समझो, जैसे अपने को समझ में नहीं आया कि लिखित वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया, वो जरा समझना। जैसे किसी ने कुछ बोला तो उसके बोलने से क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। माना मैंने, आपने कुछ बोला कि फलाना शब्द हमें नहीं पता कैसे लिखते हैं, लेकिन आप लिख के बताओ, तो मैंने सुना, और मैंने सुना और मैं उसे सुन करके क्या करना चाहता हूं? मैं उसे सुन करके लिखूंगा, तो मैंने उसको क्या किया? मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आपने जैसे कुछ भी बोला, मैं मान रहा हूं कि आपने राम बोला, तो आपने जो बोला मैंने उसको एक एक करके लिखा क्या नहीं लिखा? तो आपकी ध्वनि को सुन करके मैं इसको क्या क्या करना शुरू कर दिया? लिखना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो संरचना बनेगी वही संरचना क्या कहलाती? वर्ण कहलाती है। तो ध्वनि का लिखित रूप क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ना तो आपसे मौखिक पूछे ना ही लिखित पूछे, तब आप वर्ण आंसर करते हैं, और जब पूछेगा लिखित तो फिर से आंसर हो जाएगा वर्ण। जी आज क्या समय थोड़ा सा परिवर्तित हुआ, जगने का समय था 2। हाँ, लेकिन ये वर्णमाला के हिसाब से, क्योंकि वर्णमाला में जब कोई भी चीज नहीं देगा ना, जैसे मौखिक भाषा के आधार पर सबसे छोटी इकाई बताओ या लिखित आधार पर सबसे छोटी इकाई बताओ, ऐसा क्लियर नहीं देगा, तो हम उस स्थिति में वर्ण को मानते हैं। और क्लियर कर दिया कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि है, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक है। ये तीन बोली भाषा, ये भाषा में पूछेगा, ये वर्णमाला में नहीं पूछेगा, वो भी सबसे छोटी इकाई है। लेकिन जैसे मैंने ये बताया ना, इन तीनों को एक साथ समझो। भाषा का कंसेप्ट अभी थोड़ी दूर रख दो, जैसे ध्वनि का सब, ध्वनि नहीं, यहां पे मौखिक भाषा लिखो, ऐसा समझो, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई
लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई और भाषा की सबसे छोटी इकाई। जब ये 3 पॉइंट पूछेगा ना तो मौखिक में आपका आंसर क्या होता है? ध्वनि। लिखित में क्या करेंगे? वर्ण। अब वैसे ही सेम इसको भी आंसर वर्ण ही करेंगे। जब ऑप्शन में क्या देगा? ऑप्शन में देगा भाषा, बोली, विभाषा, उपभाषा, तब आप बोली आंसर करोगे। समझना? जब ऑप्शन में क्या आते हैं, जी वैकल्पिक परीक्षाओं के हिसाब से बता रहा हूं, जब ऑप्शन में क्या देगा? विभाषा दे, बोली दे, उपभाषा दे, राष्ट्रभाषा दे, तब अपना आंसर चला जाएगा कहां पे? बोली के लिए। और जब इनके अंतर्गत, इनके दायरे में रह करके पूछ रहा है तो अपना आंसर कहां जाएगा? वर्ण तक सीमित रह जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें। अब एक बात और समझो, अक्षर। अक्षर सामान्यतः इसका प्रयोग करो, अक्षर का जो हम लोग प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग सामान्यतः हम सुनने के लिए ही करते हैं। जितनी भी ध्वनि, जैसे मैंने अभी तक जो भी चीजें बोली हैं, ये सारी की सारी अक्षर हैं। अक्षर को क्या नहीं कर सकते? कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके संदर्भ में विद्वानों की अलग अलग बड़ी परिभाषाएं, अलग अलग विचार हैं सब विद्वानों के, उनके क्या मत हैं, क्या विचार हैं। तो सबसे पहले तो दो छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। विद्वानों ने कहा कि स्वर और व्यंजन को आपने जोड़ करके लिख दिया, वो अपने आप में अक्षर बन गया। स्वर और व्यंजन को यदि हम जोड़ करके लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है। ये वर्ण तो है, लेकिन सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी वाली बात है, लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है। लेकिन हम सभी अक्षर को वर्ण नहीं कह सकते। इसलिए हम एक बेसिक बात याद रखेंगे कि जितनी भी ध्वनि हम लोग सुनते हैं वो सारी की सारी कैसी होती? अक्षर के रूप में है। जैसे वो बेसिकली वो सब आपके वन टाइम में बोले जाए, जैसे आम, राम, आ, जा, ये सभी कैसी हैं? ये सभी अक्षर की ध्वनियां हैं। अब जैसे बात की जाए, कुछ विद्वानों का अक्षर के संदर्भ में ये मत है, एक छोटी सी डेफिनेशन बताई इन्होंने। क्या बताई? क्षरः न इति अक्षरः, न इति अक्षरः, यानी कि क्षर का अर्थ हिंदी मीडियम वाले जानते होंगे, क्षरण। क्षरण माने धीरे धीरे ह्रास या कमी, हाँ, डेप्रिशिएशन, इरोजन होता है, हाँ। चलो जो भी है, अब जरा समझो, जैसे अरे अरावली समझ लो आप। तो इसके लिए बस मुझे एक ही उदाहरण ठीक लगता है, अरावली वाला। अरावली आप जानते हैं सबसे प्राचीन है, धीरे धीरे करके उसके आकार में कमी होती जा रही। तो अब जरा समझो कि जिसके वर्ण को हम और तोड़ नहीं सकते और छोटा नहीं कर सकते वो अक्षर है। तो क्षरः न इति अक्षरा, जिसका क्षरण ना किया जा सके, जिसको बदला ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, वह क्या है? अक्षर है। ठीक है, तो अब जरा समझिएगा कि अक्षर सामान्यतः हम सुनने के विषय में प्रयोग करने वाली विषय वस्तु है। हम अक्षर को कुछ विद्वानों के हिसाब से स्वर और व्यंजनों का मेल भी कह सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे का और आ को मेल करके यहाँ पे क्या लिख दिया? क। ये भी अक्षर है, लेकिन इसका प्रयोग सामान्यतः उच्चारण में ही रहेगा। उच्चारण का मतलब मौखिक रूप में ही रहेगा। लिखित रूप में हम जब प्रयोग करते हैं तो वर्ण का रूप ले लेते हैं। किस रूप में आ जाते हैं? वर्ण के रूप में आ जाते हैं। ये बात हम याद रखेंगे। ठीक है, एक और बात समझते हैं यहाँ पे, जैसे ध्वनि और वर्ण के बाद में एक और बात समझते हैं। क्या था इसके बाद में? इसके बाद में था वर्णमाला, को बाद में समझेंगे, पहले शब्द को समझते हैं। जैसे आपको वर्ण के बारे में पता चल गया कि जब कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा तो ध्वनि उत्पन्न होगी, उसी ध्वनि को यदि लिखित रूप प्रदान कर देते हैं तो वर्ण बन जाता है। आपने क्या किया? 2-3 वर्णों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। हमने क्या किया? 2-3 वर्णों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। इन 2-3 वर्णों को एक साथ जोड़ा तो जोड़ करके जो नई संरचना बनती है इसको शब्द कहते हैं। लेकिन इसे भाई साहब शब्द तब कहा जाएगा जब इस बनी हुई संरचना से कोई न कोई सार्थक अर्थ निकले। क्या हो? कोई न कोई सार्थक अर्थ निकले, तब हम इसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे माना आपने लिख दिया, एक का व्यंजन लिया और एक मां व्यंजन लिया, इनको अपन ने जोड़ा और जोड़ करके कम कर दिया। बताओ इसका अर्थ जानते हो कि नहीं? सबको पता है। तो ये वर्णों का मेल है कि नहीं? वर्णों का मेल है। इससे कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। दूसरी बात समझिएगा, जब इसको थोड़ा सा हम आगे पीछे कर दें और इसको ऐसे करके लिख दो तो ये क्या बन जाएगा? अब इसका क्या अर्थ है? अब ये सार्थक नहीं रहा, ये सार्थक नहीं है, ये निरर्थक बन गया। ये कैसा है? ये निरर्थक है।
तो समझना, जो भी विषय वस्तु निरर्थक होती है उसका कोई भी महत्व नहीं होता, किसी प्रकार का महत्व नहीं होता। इसीलिए कहते हैं हमेशा अर्थवान बने रहिए, चाहे वो शब्द हो चाहे वो मनुष्य हो। जो भी व्यक्ति निरर्थक हो गया उसको चाहे घर वाले हों चाहे रिश्तेदार हों, सब उठा के ऐसे करके फेंक देते हैं, यदि आप अर्थवान हो, क्योंकि अर्थ का एक पर्याय होता है धन। और यदि आप वास्तविकता में अर्थवान हो तो दुनिया आपके आगे पीछे घूमेगी, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। यानी किस अर्थ में आए हो मिलने के लिए, प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन बताया जाएगा। साहब कुछ भी समझ लो, लेकिन मदद आप ही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उस समय कैसे हैं, सार्थक हैं। तो अब जरा समझना कि आपको शब्द की परिभाषा समझ में आ गई होगी। दो या दो से अधिक वर्ण के मेल का योग क्या बन जाएगा, शब्द बनता है। लेकिन शब्द हमेशा कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। यदि सार्थक नहीं है तो वो शब्द नहीं है। ऐसे ही एक छोटी सी परिभाषा और समझ लेते हैं। जैसे आपने लिखा हमने दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा और इस तरह से बनी हुई संरचना को वाक्य कहते हैं। भाई क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। अब हर प्रकार की संरचना को वाक्य नहीं कह सकते शब्द की तरह, लेकिन इससे भी क्या हो, ये वाक्य कब बनेगा, तो वाक्य तब बनेगा जब इससे कोई भावपूर्ण अर्थ निकले, तब तो इसका अपन कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि हाँ सही बात है, कुछ सही बात लिखी हो। जैसे एक उदाहरण लिखा कि राम ने सत्य को प्राप्त करने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए रावण से युद्ध किया। रावण से युद्ध किया, तो पहले युद्ध तो करवान दो, फिर अगले में। अब देखो जरा, अब जरा इसको पढ़ने की कोशिश करो जरा थोड़ी सी। राम ने सत्य को प्राप्त करने के लिए रावण से युद्ध किया। पहले तो अंडरलाइन कर लें कि ये सभी शब्द हैं कि नहीं, बताओ हैं कि नहीं, हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये पूरा पढ़ने से कुछ ना कुछ अर्थ समझ में आ रहा है अपने को, कुछ कंक्लूजन समझ में आ रहा है, कर्ता समझ में आ रहा होगा, क्रिया समझ में आ रही होगी, सहायक क्रिया समझ में आ रही होगी, कारक चिन्ह समझ में आ रहे होंगे। मतलब सबका प्रयोग और सटीक प्रयोग है, एक पूरा का पूरा मूल भाव समझ में आ रहा है। ये सारी चीजें यदि हमें समझ में आ रही हैं, मतलब आपका लिखा हुआ वाक्य बिल्कुल सही है। इसका सब कुछ समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि अब ये कुछ नहीं है, करने दो बार आ गए, ठीक है चलिएगा। से अब जैसे मान लो जो सर्कल में है, जो घेरे में है, उनको मान लो ये लिखे नहीं है। अब इनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। राम सत्य प्राप्त करने रावण युद्ध किया, है तो शब्द लेकिन भावपूर्ण नहीं है। इसलिए कहा गया है कि हम जो भी मेहनत करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो कैसी होनी चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए उसका। भाई मेहनत का रिजल्ट हो, वाक्य का अर्थ हो, भावपूर्ण अर्थ हो, शब्द का भी अर्थ हो, तो समझ में आती है। नहीं तो पढ़ तो बहुत वर्षों से रहे हैं, कुछ मतलब नहीं, तो ऐसा फिर सब गड़बड़ अनर्थ वाली बात है। तो अब देखो कि आपको शब्द समझ में आ गया होगा, वाक्य समझ में आ गया होगा, वर्ण समझ में आ गया होगा। ये तीनों चीजें छोटी छोटी हैं, अपने को समझना है। बताओ वर्ण में, ध्वनि में और अक्षर में, शब्द में कोई समस्या है क्या? हो तो पूछ लेना, क्योंकि बाद में हो सकता है फिर घर जाके याद आए कि ये तो पूछ ही नहीं पाए। एक बार फिर से तीनों को चारों को सुन लो, है ना। वर्ण क्या है, तो आप बताएंगे कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ध्वनि क्या होती है, तो जब हम कुछ उच्चारण करें, मान लो कुछ उच्चारण करें, तो उच्चारण के समय जो श्वास वायु फेफड़ों से होकर जो बाहर निकलती है, तब जो विक्षोभ या कंपन उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनि का ही लिखित रूप क्या बन जाता है, वर्ण। अच्छा अब जरा समझो, वर्ण आपकी छोटी इकाई है, आधार तो अपन बताएंगे लिखित आधार। भाषा, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ऐसे याद रख लो। अब पूछेगा शब्द की क्या डेफिनेशन होगी, दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द। लेकिन कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। ऐसे ही हम किसकी बात याद रख लेंगे, वाक्य की। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो नई संरचना बनाते हैं वाक्य, लेकिन इनसे हमेशा कैसा अर्थ होना चाहिए, भावपूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। वो क्या बन जाते हैं, वाक्य बन जाते हैं। अब आओ जरा वर्णमाला पे। वर्णमाला की छोटी सी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम इसकी परिभाषा याद रखना है,
अक्षर की बताई तो थी। अक्षर का प्रयोग हम करते हैं किसके रूप में? ध्वनि या ध्वनि के रूप में। अक्षर सामान्यतः सुनने का विषय है। दूसरी बात, आप ध्वनि की परिभाषा की अक्षर की? अक्षर की, हाँ। तो आप बताएंगे कि अक्षर का प्रयोग सामान्यतः स्वर और व्यंजन दोनों के साथ किया जाता है। ये सुनने का विषय माने श्रवण का विषय, सिर्फ सुनने योग्य ज्यादा ठीक है। और दूसरी परिभाषा जब लिखने के लिए आए तो लिख दो क्षरा न इति अक्षरा, माने अक्षर को क्या नहीं कर सकते और छोटे रूप में नहीं लिख सकते, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। वो क्या कहलाता है? वो अक्षर कहलाता है। दो बातें याद रखो। वर्ण का, हाँ वही तो बताया, वर्ण को हम लिख देते हैं और जो कुछ हम अभी बोल रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं अक्षर के अंतर्गत जाता है। ठीक है, ध्वनि बस एक जैसा ही है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है वर्ण और इसमें। चलेगा, देखो जरा बस वर्ण को सुनो जरा। वर्ण और माला। माला मतलब क्या होता है? माला का मतलब आप कहेंगे सुव्यवस्थित, या किसी भी चीज को हम व्यवस्थित क्रम में या सुनियोजित करके रखते हैं उसको कहते हैं माला। तो जरा समझते हैं कि वर्णमाला में क्या याद रखेंगे हम। यहां से याद रखेंगे जब हम वर्णों को एक वैज्ञानिक ढंग से, वर्णों को वैज्ञानिक ढंग से, और वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है अभी बताएंगे। वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीका क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब जरा समझना, हमारी वर्णमाला में जो शुरुआत होती है वो कहां से? अ से। आ और आ, इनके बाद में हमेशा आप देखेंगे एक फिक्स वर्ण ही आएगा, ऐसा नहीं कभी ये आ जाए कभी वो आ जाए। और इन सभी वर्णों का अपने आप में एक एक फिक्स अर्थ निकलता है। पूरी वर्णमाला का अपना एक लिखने का क्रम है। पहले स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं, फिर आप देखेंगे अंतस्थ व्यंजन आएगा, फिर आप देखेंगे ऊष्म व्यंजन आएगा, फिर आपके द्विगुण, और फिर उसके बाद संयुक्त व्यंजन आते हैं। ऐसे एक पूरा क्रम है। तो जब तक हम वर्णमाला को क्या नहीं करेंगे, क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में नहीं सुनियोजित नहीं करते हैं या लगाते नहीं है, तब तक वो क्या नहीं बन सकती है? वर्णमाला नहीं बन सकती। तो वर्णों का वैज्ञानिक ढंग और या क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीका क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, तो यही हम वर्णों को जब क्रम से एक तरफ से लगा रहे होते हैं, पहले स्वर व्यंजन जो आपको तरीका बताया, ये पूरी की पूरी क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। हमारी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है, अपनी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी होती है? तो आंसर कर देना, 52 होती, 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। अगली बात देखो, लेकिन एक पॉइंट और समझ लो यहां से, जब बात हम लोग अपनी लिपि यानी कि देवनागरी लिपि की करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी संख्या में हमें कमी देखने के लिए मिलती है, तब इनकी संख्या घट करके 48 हो जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे बात की जाए कि 4 जो कम किए गए वो कौन कौन से किए गए, तो आप बताएंगे एक तो सरा और दूसरा, अरे थोड़ी जब बेचैनी होती ना तो गहरी सांस लिया करो, ठीक है, और पानी की बोतल पास रखा करो, बढ़िया धीरे धीरे एक एक घूंट सिप सिप करके पियो। आपको कुछ बताने नहीं, सब कुछ मैं बताऊंगा। हाँ, सुव्यवस्थित नहीं, बिल्कुल सही है। अब लो, तुम्हारा टेस्ट क्यों लेंगे? तुम्हारा टेस्ट तो सीधा आयोग लेगा। ठीक है, सुव्यवस्थित है, ऐसा करके लिखो। अगली बात देखो, तो अब क्या है, यहाँ पे कौन कौन से वर्ण अपन ने हटा दिए हैं या यहाँ देवनागरी में मान्य नहीं है। तो आपका एक तो सरा हो गया, दूसरा आप याद रखेंगे री, ये ऋषि, और दूसरा याद रखेंगे डा और ढा। जो पुराने हैं यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको बताया ये कौन से व्यंजन है, ये अंडरलाइन वाले उच्छिप्त, हाँ उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने हटा दिए। ये 4 व्यंजन वर्ण जो हैं ये आपकी देवनागरी के हिसाब से शामिल नहीं है। तो अब हमने क्या किया, 52 में से यहाँ पे 4 वर्ण कम कर दिए गए, तो अब अपने पास रह जाते हैं 48। लेकिन जो दैनिक व्यवहार में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाले वर्ण होते हैं उनकी संख्या 44 ही रह जाती है।
दैनिक व्यवहार मतलब रोजमर्रा में जब उनका प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उनकी संख्या 44 रह जाती है, जिनमें से 11 तो आपके स्वर होते हैं और 33 आपके व्यंजन होते हैं। इनका प्रयोग हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। तो इस तरह से इनकी संख्या कितनी हो जाती है, अभी हम सबकी आपको 52 भी गिनाएंगे और आपको ये 33, 11 इन सबकी चर्चा करेंगे। आप लोग बेफिक्र रहिएगा। बस पहले शुरुआती बातें याद रखो कि वर्णों का जो क्रमबद्ध, व्यवस्थित या वैज्ञानिक ढंग से जो आपने सुनियोजित क्रम तैयार किया है, वही व्यवस्थित क्रम ढंग क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। और वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52। ठीक है, अब हमसे कभी पूछेगा बताइएगा वर्णमाला में हम वर्णों को कितने भाग में बांटते हैं या विभाजित करते हैं, तो देखेंगे कि सबसे पहले वर्णों को 2 भागों में बांटेंगे, एक तो स्वर है, दूसरा व्यंजन। लेकिन तीसरे प्रकार का वर्ण भी वर्तमान में प्रचलित है, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन हम भेद तो इसके कितने याद रखेंगे, 2 याद रखेंगे। ठीक है, चलेगा। अगली बात देखो, जैसे कि बात की जाए यहाँ पे अपन देखते हैं कि वर्ण को 2 भागों में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। सबसे पहले जैसे आपने बताया स्वर है और दूसरा हम जानते हैं व्यंजन पढ़ते हैं, लेकिन वर्तमान में एक तीसरे प्रकार का वर्ण भी माना जाता है, इनको एक तरफ लिख देते हैं। इनका नाम है अयोगवाह। इनका नाम क्या याद रखेंगे साहब, अयोगवाह। क्या याद रखेंगे, अयोगवाह। ठीक है, तो इस तरह से आप लेकिन भेद तो 2 ही याद रखोगे, स्वर व्यंजन। और कभी लिखना भी हो ना परिभाषा के रूप में, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन, और तीसरा प्रकार माना गया अयोगवाह। ऐसे लिखा जाएगा। कैसे, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन, और तीसरा भेद या उपभेद माना गया है कौन सा, अयोगवाह। अयोगवाह में कौन कौन आते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा अंग और अह। अंग और अह आते हैं। इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहते हैं। लेकिन अलग अलग की जब बात आती है तो अलग अलग भी याद रख लेना। इस प्रकार का चिन्ह यानी कि अंकी बिंदी हम लोग सामान्यतः बोलते हैं, अनुस्वार जिसे बोलते हैं, इसको कहते हैं अनुस्वार। अंकी बिंदी को क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। ये बात याद कर लेना या रख लेना। इसको कहते हैं विसर्ग। इसको क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है विसर्ग। कोलन डैश लग रहा है जी, अब है विसर्ग। ये बन गया आपका विसर्ग। ठीक है, अब जरा समझना, इसका उच्चारण हम लोग अह की ध्वनि में करते हैं। जैसे प्रातः, तो किस ध्वनि में किया जाएगा, अह की ध्वनि में इसका उच्चारण किया जाएगा। तो अयोगवाह आपके पास कितने हो गए, 2 वर्ण शामिल हैं, अंग और अह। अब पूछेगा अंग माने, अंग का वास्तविक नाम क्या है, अनुस्वार, और इसे क्या कह रहे हैं, विसर्ग। लेकिन जब दोनों को एक साथ आ गया तो नाम क्या हो गया, अयोगवाह। अब देखते हैं स्वर की बात करते हैं। ये तो अभी इनको और भी आगे पढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद, पहले इन दोनों को कंप्लीट करेंगे अपन लोग, स्वर और व्यंजन को। तो स्वर का जरा संधि विच्छेद करते हैं, तो आप इसका संधि विच्छेद करके इस तरह से स्वा प्लस रा, 2 वर्ण विच्छेद कर लिया, 2 अलग अलग खंड में बांट लिया, तोड़ लिया। स्व का अर्थ होता है स्वतः, स्व का अर्थ क्या होता है, स्वतः। और रा का हिंदी में अर्थ निकलेगा वर्णमाला में ध्वनि। क्या अर्थ निकलता है, ध्वनि। और क्या, इससे बहुत सारे चीजें बन जाती हैं। जैसे आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मास्टर वैसे तो नहीं फेंक रहे, ठीक है, जरा समझ लो, रा और, चलो ठीक है, आपने लिखा जैसे खर, यहां पे एक शब्द लिखा आपने, एक छोटा सा प्रैक्टिकल समझ लो। आपने लिखा यहां पे खर, तो यहां पे जरा समझना, ये जो खा व्यंजन है, इस खा व्यंजन का एक अर्थ होता है आकाश या आसमान, जो इसका वास्तविकता में अर्थ निकलता है आकाश या आसमान। ठीक है, और रा का अर्थ आपको बता ही दिया, ध्वनि। ठीक है, अब जरा समझना, जो खा माने आकाश, आकाश की तरफ मुंह उठाए और क्या करे, ध्वनि उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं, उसे गधा कहा जाता है। इसलिए कई बार हम लोग ये कह देते हैं कहां उठाए मुंह चले जा रहे हो, तो जो मुंह उठाए चला जाए आकाश की तरफ उठा ले, समझ लो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो क्योंकि इसलिए कहते हैं क्यों जानवरों कैसी हरकत कर रहे हो, मुंह उठाए कहा चल रहा है, नीचे देखो, सड़क पे देखो, गड्ढे हो, गिट्टी पत्थर हो, कहीं लग जाए, कुछ हो जाए, तो मुंह उठा के नहीं चलना। मतलब आपको, क्योंकि ख और रा ये पर्याय गधा का है, किसका पर्यायवाची बन जाता है, गधा का। बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची बन सकते हैं जिनको आप याद रख सकते हो। जैसे मैंने शायद बताया होगा आप लोगों को, ये बन जाता है खग, गा का अर्थ होता है गमन करने वाला, खा मतलब जानते ही हो आकाश, और गा मतलब गमन करने वाला, कौन बन गया, पक्षी। खग किसका पर्यायवाची है,
पक्षी का है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची बन जाते हैं, आगे अपन फुर्सत में कभी बात करेंगे, फिलहाल अपन लोग व्यस्त बहुत हैं, है ना। चलो देखो, स्वतः प्लस ध्वनि, तो स्वर की परिभाषा जरा सुन लो। वे ध्वनियां जो स्वतः या स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं, पहली बात, वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। स्वर के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब स्वर बोलते हैं, जैसे बहुत बढ़िया ऐसे करके देखो, अ और यहां पे लिखो व्यंजन में क, इसको ज्यादा नहीं, आप 50 सेकंड तक उच्चारण करने की कोशिश करते हैं अ, और ये देखो अंत में कोई ध्वनि आ रही है क्या? आएगी भी तो यही आएगी घूम फिर के। बोल के देखो, 1 मिनट बोलो तो इसको आप बोलेंगे तो आ में ही टूटेगी, मतलब लास्ट भी कहां होगा? आ पे ही होगा। या इसको बोलना जरा, इसका लास्ट ध्वनि कहां पहुंचेगी? इसको थोड़ा सा खींचने पर ये अपनी, अब आप समझो ये स्वर पे आ जाती है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में क्या थोड़ी बहुत ज्यादा बंदिशें ऐसी लग जाती हैं। हाँ, तो सुनते हैं जरा इस बात को अपन कि क्या कह रहे हैं। आ जो है, हम आ को कितना भी लंबे समय तक खींचे या इसको बोलते हैं, तब अंत भी आपका स्वर पे ही होगा। तो इसके लिखने में, इसके पढ़ने में, इसके उच्चारण में, कुछ भी कह लीजिएगा, हमें किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए तो कह रहे हैं ये कैसे हैं? स्वतंत्र हैं, इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप लोग भी स्वतंत्र हो, आपको भी किसी की आवश्यकता नहीं है। एक शब्द आता है स्वावलंबी, खूब पढ़ा होगा हिंदी मीडियम वालों ने तो। स्वावलंबी मतलब, हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट। इसका अर्थ समझेंगे कि इसका विच्छेद क्या होता है स्वावलंबी का। बस हाँ, स्वावलंबी का क्या अर्थ होता है? इसका विच्छेद करिएगा, क्या विच्छेद बनता है? स्व प्लस अवलंबी। अवलंबी, अवलंबी मतलब होता है सहारा। अवलंब, अवलंबी से बना अवलंब। अवलंब, अवलंब मतलब होता है सहारा। जो आदमी खुद का ही सहारा है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, उसके लिए प्रयोग करते हैं स्वावलंबी। अब देखो, तो आपने क्या याद रखा? वे ध्वनियां जो स्वतः या स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वर। दूसरी बात समझना, इनके लिखने में, इनके पढ़ने में या उच्चारण में या लिखने में, कुछ भी कह लो, हमें किसी भी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती या अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बात अपने को जरा यहां से याद रखना है, ठीक है। अब पूछेगा बताइएगा स्वर की संख्या कितनी है, कुल स्वर कितने हैं? तो अपना आंसर होगा 11। स्वर 13 नहीं बताएंगे, स्वर 13 नहीं बताएंगे। वो बचपन की बातें थी, भूल जाओ। जितनी भी बचपन की बातें वो सारी की सारी भूल जाओ, कोई भी दुनिया कुछ भी कहती रहे, ठीक है। तो अब अपने को क्या याद रखना है? देखो, आप जो 13 जोड़ के बता रहे हो ना, वो ये वाली बात है। इनको अपन ने क्या कर दिया? अलग ही कर दिया ना। तो 11 में से, वो सॉरी 13 में से अपना जो पुराना 13 का गणित था, उसमें से ये 2 चले गए, तो सीधे सीधे कौन बच गए? ठीक है, क्लियर हो गया। अब जरा समझना कि अब यहां पे हमें याद रखना है कि जब आपको डेफिनेशन या स्वर की कभी परिभाषा की आवश्यकता पड़े लिखने के लिए, तो क्या क्या लिख सकते हैं? वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाएं, इनके उच्चारण में या इनके लिखने में अन्य किसी वर्ण या ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनकी संख्या 11 है, ठीक है। ये बात अपने को याद रखना है। अगली बात देखो, अब हालांकि स्वर के भी टाइप या स्वर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो स्वर के अलग अलग प्रकार क्या क्या होते हैं, पहले इस बात को समझते हैं। स्वर के भी अलग अलग प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा स्वर। अब इनको क्या करते हैं? अलग अलग भागों में बांटते हैं। सबसे पहले समझते हैं मूल स्वर। वैसे तो देखो इनके विभाजन के आधार बहुत हैं, जैसे मात्रा के आधार पर, श्वास वायु खर्च होने के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, ओष्ठ के उच्चारण के आधार पर, इस ऐसे इनके 6 उपभेद हैं। लेकिन हम लोग एक बस बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपको एक बेसिक बता देते हैं। सारी चीजें एक ही डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। मूल स्वर हो गया। इसके बाद आप देखेंगे इसी में एक छोटा सा नाम और याद रखो, ह्रस्व स्वर, ठीक है, यहीं से याद रख लो लघु स्वर। अब देखो, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा हो कि ये तो एक जैसी नाम लग रहा है कि ये ह्रस्व है, ये लघु है, दोनों के अर्थ क्या होते हैं? छोटे के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। ह्रस्व का भी मतलब होता है छोटा, लघु का भी मतलब होता है छोटा, लेकिन मूल का अर्थ नहीं होता छोटा। मूल पर्याय होता है जड़ का।
मूल पर्याय होता है, जड़ का रूट का पर्याय होता है। मतलब ये है कि यहाँ पे हम उन स्वरों की बात करेंगे जहां से सारे स्वर बनेंगे। जैसे हम लोगों से कोई पूछता है, आपसे बेसिक कोई पूछे कहाँ के रहने वाले हो, तो अपन क्या एक बड़े शहर जहां रह रहे हैं उसी के आसपास का किसी शहर का नाम बता देते? नहीं नहीं नहीं, ये बताओ मूलतः कहाँ के रहने वाले हो। पैतृक जगह बतानी है, तो पैतृक जगह मतलब मूल रूट बताना है कि हम लोगों की जड़ वास्तविकता में कहां से, कहां के रहने वाले, कहां से निकले, कहां पहुंचे। तो वही मूल माने ये स्वरों की जड़ की बात कर रहे हैं। तो जब स्वरों की जड़ की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है ये कौन कौन से होते हैं। तो अपना आंसर होगा आ, ई, उ और री। इनको जरा ऐसे कर देते हैं, आजकल ये ऐसे ही है ना, लोग वाग इनको घेरे घेरे घूम रहे हैं जगह जगह। तो अगला देखें, आ, ई, उ और री, ये चार जो स्वर हैं इनको ऐसा इसलिए किया है, आपके लिए जानकारी के लिए बता दें। वैसे तो आपको खैर जानकारी हो ही गई है क्यों कर दिया ऐसा। चलो याददाश्त थोड़ा सा बादाम खाना शुरू कर दो, इससे क्या है कि दिमाग को ये पता रहता है कि ये बादाम खा रहा है, फिर क्यों तेज नहीं है हम। ये देवनागरी से हटा दिया है। क्या कर दिया है? देवनागरी से हटा दिया है। इसलिए यहां से आप याद रखिएगा कि हमने इसको इस तरह से प्रयोग कर दिया। आप चार ही याद रखेंगे। मूल स्वर होते हैं आ, ई, उ और री। कितने होते हैं? चार। अब जरा देखो, ये आपको नहीं लग रहा कि छोटे स्वर हम उनको पढ़ते आए कि तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ ऐसे करके पढ़े, तो छोटे हैं कि नहीं है। दूसरी बात समझो, ह्रस्व को भी छोटा कहते हैं, लघु को भी छोटा कहते हैं। तो मतलब बात यही है कि इनको क्या याद रखेंगे, ये कैसे स्वर हैं? छोटे स्वर है ना, लघु स्वर है। इतनी सी बात याद रखो। अब इनके बाद जो अगला प्रकार आने वाला है, इनके बाद जो अगला प्रकार आने वाला उसका नाम है संधि स्वर। उसका नाम है अगला संधि स्वर। संधि की परिभाषा मेरे हिसाब से आपको याद होगी, नहीं तो मैं याद दिला देता हूं। वर्णों का मेल। संधि क्या होती? वर्णों का मेल संधि है। दो वर्ण आपस में जुड़ गए माने संधि हो गई। अब ये इस आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ये इस आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इसी का अपोजिट कर देते तो बन जाता है दीर्घ। दीर्घ या दीर्घ को हम लोग कहते हैं गुरु, और मतलब बड़ा भी कह सकते हैं। दीर्घ कह लो, गुरु कह लो, बड़ा कह लो, एक ही बात है। अब यहाँ पे कौन कौन से स्वर आ जाएंगे, तो यहाँ पे जरा समझना कौन कौन से स्वर आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, इनमें आ को एक बार, सॉरी, अपन क्या करेंगे, पहले आ को दो बार आपस में इसी के साथ जोड़ेंगे, आ प्लस आ, ऐसे ई प्लस ई, उ प्लस उ, ऐसे करके जोड़ेंगे। जैसे आ के साथ यहाँ पे आ जोड़ा तो आपको ही पता है, देखो वर्णों का मेल हो रहा है कि नहीं, संधि स्वर है ना। तो संधि स्वर में क्या कर रहे हैं, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या कर देंगे, बड़ा आ। ऐसे देखें ई प्लस ई, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, बड़ी ई। उ और उ मिलके बड़ा उ। ये कंसेप्ट साहब ढंग से समझ लेना। ये सारी की सारी ऐसी की ऐसी यही बातें आपको दीर्घ स्वर संधि में पढ़ाई जाएंगी। बिल्कुल यही सारी बातें कहाँ पढ़ाई जाएंगी, दीर्घ स्वर संधि में पढ़ाई जाएंगी। तो इसको ढंग से समझना। आपने देखा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये कौन से स्वर के दायरे में आ रहे हैं, दीर्घ स्वर के दायरे में आ रहे हैं। तो इनको हम दीर्घ स्वर संधि भी कह देते हैं, ये बात समझना। अब इनके बाद जो अगला आएगा उसका नाम है संयुक्त स्वर। इनके बाद जो अगला टाइप है इनका नाम है संयुक्त स्वर। अब बात यह है कि संयुक्त स्वर को कैसे याद रखा जाएगा, तो पहले आपको संयुक्त का अर्थ याद रखना है। संयुक्त का मतलब क्या हो सकता है, संयुक्त का मतलब मिला हुआ, जुड़ा हुआ, है ना। जब दो अलग अलग विषय वस्तुओं को हम आपस में जोड़ देते हैं, अलग अलग सोर्स की चीजों को आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, मतलब क्या कर दिया, संयुक्त कर दिया। अभी हम क्या कर रहे थे, इनको आपस में जोड़ रहे थे। अब क्या करेंगे, अल्टरनेट, एक बार आ को ई के साथ और एक बार आ को उ के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, अब जरा समझना, आपने यहाँ पे क्या किया, आ के साथ एक बार ई जोड़ो तो यहाँ पे ए बन जाता है। क्या बन जाएगा, ए बन जाता है। अब क्या करेंगे, आ के साथ ए ही जोड़ देंगे, ए जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई। क्या बन जाएगा, आई। अगला देखें, आ के साथ आपने, अब देखो यहां तक की बात होगी आ और ई की। अब क्या जोड़ेंगे, आ के साथ उ। अगला नंबर किसका है, आ के साथ अब हम उ जोड़ेंगे, और जैसे ही उ जोड़ा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओ। अब यहाँ पे अपन ने प्लस का साइन लगाया, अब ओ को उठाओ तो यहाँ पे क्या कर देंगे, औ। क्या कर देंगे, औ। तो देखें ये आपके संयुक्त स्वर बन गए, ए आई ओ औ। अपने से कभी पूछे संयुक्त स्वर कौन है, कैसे हैं, तो बता देंगे ना। अब जरा यहाँ पे समझना, ये वाली बात
और ये वाली बात, ये कहाँ आपको आगे चल के काम आएगी, तो आप बताएंगे ये बिल्कुल सेम यही बात गुण स्वर संधि में पढ़ाई जाएगी। कहाँ पे पढ़ाई जाएगी? गुण स्वर संधि में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और ये दोनों बातें कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? ये वृद्धि संधि में पढ़ेंगे। मतलब ये हुआ कि ये पढ़ने से इतना ज्यादा फायदा होगा कि ये दीर्घ 3 संधि फ्री फोकट में पढ़ लें, ठीक है। बस समझने वाली बात है, अभ्यास वाली बात है, वो हम लोग जब संधि पढ़ेंगे तब समझ लेंगे, है ना। लेकिन ये तो पता चल गया उसमें जो ए आई ओ औ जो आएंगे वो बनते कैसे हैं, एक मेन कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। तो ये जरा बात समझो, दीर्घ स्वर क्या है, लघु स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है। अब जरा देखते हैं, जोड़ इनका करें। ये 4 हैं, ये कितने हैं? 3, 4 और 3 7 और 4 स्वर कितने बताए थे? तो स्वर कितने होते हैं? 11। तो देवनागरी के हिसाब से स्वर की संख्या 10 होती है। जब ऐसा कभी फैक्ट आए कि बताएं देवनागरी के हिसाब से स्वरों की संख्या कितनी, तो 10, स्वरों की संख्या 11, कुल स्वर 11, ठीक है। जब भी बेचैन ऐसी मतलब परीक्षा में, ये वैकल्पिक परीक्षा के लिए सवाल बनता है, तो हम उस समय वैकल्पिक के लिए अपना देवनागरी के हिसाब से इनको नहीं गिनते, ठीक है। अब जरा देखो, तो अब जरा देखो, आपसे कभी पूछे बताओ मूल स्वर और ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, इन चारों को बता देंगे, ठीक है। दीर्घ स्वर पूछेगा इनको बता देंगे, संयुक्त पूछेगा तो इनको बता देंगे। अब एक बात और जरा ध्यान से देखो, कौन सी बात ध्यान से देखना है? यदि यहां से आप ध्यान से देखें कि ये देखें आ और ई, ये दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है? और छोटी ई और फिर छोटी ई ये भी एक जैसे हैं। इनको ध्यान से देखें और इनको ध्यान से देखें, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसीलिए इनको एक नाम दे दिया जाता है, इनको एक नाम दे दिया जाता है सजातीय स्वर या सजातीय वर्ण। क्या नाम दे देंगे? सजाती, क्योंकि एक जैसे वर्णों के मेल से बने हैं। जब एक जैसे वर्णों के मेल से बने तो अपन ने सजातीय स्वर या सजातीय वर्ण इनको नाम दे दिया। अच्छा, ये एक जैसे लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे, तो इनको दे दिया जाएगा विजातीय। इनको क्या कह देंगे? इनको विजातीय कह दिया जाता है। ये बात यहां से याद रख लो। तो कभी पूछे ये जाति के आधार पर हो गए अलग अलग भेद, तो सजाती पूछे विजाति पूछे बता दो, ठीक है। इतिहास उत्पत्ति के आधार पर ये भेद हो गए दोनों, ठीक है। इतिहास उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर पूछेगा, मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के। एक होता है लघु मात्रिक, नाम सुनना, एक होता है लघु मात्रिक, इनकी मात्रा 1 मानी जाती है। एक होता है दीर्घ या गुरु मात्रिक, एक होता है दीर्घ मात्रिक, एक होता है त्रैमात्रिक, एक होता है त्रैमात्रिक, ठीक है, त्रैमात्रिक। इसको हम लोग द्विमात्रिक भी कह सकते हैं। इसको त्रैमात्रिक इसलिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं जरा समझो, आगे बढ़ें जरा। इनको तीनों को जरा एक बार में फटाफट समझो। जैसे अपने पास एक मात्रिक है, द्विमात्रिक है और त्रैमात्रिक है, 1 2 3 ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। एक मात्रिक में आपने लिखा, जैसे हिंदी मीडियम वालों को बहुत अच्छे से पता होगा, छंद पढ़े होंगे, छंद में मात्रा लगाई जाती थी कम। अब कम में कितनी मात्रा लगाएंगे? ऐसे तो लगाते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को समझ आ रही बात है क्या? अच्छा हाँ, आपको ऐसा लगे तो बता देना, नहीं तो हिंदी वैसे तो खैर सरल विषय लगता है, पता है, इसलिए थोड़ा सा तेज और पढ़ाते हैं कि हिंदी तो पढ़ रहे हैं। हिंदी सर बहुत क्लिष्ट होती है। मुझे लगता नहीं इतनी क्लिष्ट आप लोगों को लग रही होगी। नहीं, अब मैं अपनी इसलिए नहीं कह सकता, आप कहोगे कि आपको तो नहीं लगेगी, मैं अपनी काय को कहूँ, मैं आपकी कह रहा हूँ, आपको लग रही है क्या क्लिष्ट? क्योंकि अभी ओलम पढ़ रहे हैं, वर्णमाला पढ़ रहे हैं, अभी ऐसा कठिन लग रहा है कुछ? नहीं, बता देना तो अपन और स्लो हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा लगे ना कुछ चीज अपने सुबह से आए अपन, तो जाओ आ जाता। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।